5 राजगढ़ 2.73%। मध्य प्रदेश वन उपजे। वन उपजों को पारंपरिक रूप से 2 वर्गों में रखा जाता है, मुख्य वन उपजे और लघु वन उपजे। मध्य प्रदेश के कुल वन उपजों के लगभग 2/3 हिस्सा प्रमुख वन उपजों का और 1/3 हिस्सा लघु वन उपजों का है। लघु वन उपजों में तेंदुपत्ता सबसे प्रमुख है, जिसका कुल राजस्व में 1/5 1/5 हिस्सा है। बांस दूसरे हिस्से में है। मध्य प्रदेश प्रमुख वन उपज। क्रमांक वन उपज। उपयोग प्रमुख क्षेत्र 1 सागौन इमारती लकड़ी होशंगाबाद, जबलपुर, बैतूल, सागर, छिंदवाड़ा और मंडला। 2 साल इमारती लकड़ी रेलवे स्लीपर मंडला, बालाघाट, उमरिया, सीधी और शहडोल। 3 बांस कागज भवन निर्माण बालाघाट, होशंगाबाद, जबलपुर, शहडोल, सिवनी, बैतूल और सीधी। 4 तेंदुपत्ता बीड़ी निर्माण जबलपुर, रीवा, सागर, दमोह एवं शहडोल। 5 खैर कत्था पेंट चर्मशोधन औषधि जबलपुर, सागर, दमोह, उमरिया एवं होशंगाबाद। 6 लाख चूड़ी सौंदर्य प्रसाधन औषधि जबलपुर, सिवनी, शहडोल एवं होशंगाबाद। 7 गोंद प्रिंटिंग सौंदर्य प्रसाधन ग्वालियर, शिवपुरी एवं खंडवा। 8 हर्रा चर्मशोधन लोशन, स्याही, पेंट, खाद्य सामग्री एवं औषधि बालाघाट, जबलपुर, छिंदवाड़ा तथा शहडोल। 9 बेलाला स्याही, पेंट, छिंदवाड़ा। भारत के तेंदुपत्ता संग्राहक राज्यों में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। तेंदुपत्ते से बीड़ी बनाने के उद्योग मुख्यतः सागर, जबलपुर, शहडोल एवं सीधी में है। भारत में तेंदुपत्ते से बीड़ी उत्पादन का 60% मध्य प्रदेश में उत्पादित होता है। मध्य प्रदेश में वर्ष 1964 में तेंदुपत्ता के संग्रहण का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 1988 में तेंदुपत्ता के संदर्भ में नवीन नीति का अनुपालन किया गया था, जिसमें बिचौलियों के माध्यम से तेंदुपत्ता व अन्य वनोपज संग्रहण की प्रथा समाप्त कर दी गई। मध्य प्रदेश में बांस के उत्पादन का भी 1973 में राष्ट्रीयकरण किया गया, किंतु अब अराष्ट्रीयकृत है। मध्य प्रदेश में साल बीज का सन 1975 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, लेकिन 2007 में इसके संग्रह पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसे अब हटा दिया गया है। मध्य प्रदेश में कई जाति के वृक्ष से गोंद प्राप्त किया जाता है, जिनमें अरेबिक का गोंद, कुलू गोंद तथा सलई गोंद प्रमुख हैं। अरेबिक बबुल का गोंद नोकाइमस लटीफोलिया से संग्रहित किया जाता है। यह गोंद खाने योग्य होता है और मुख्यतः मिठाई बनाने में काम में लाया जाता है। कुलू गोंद का प्रयोग कॉफी एवं पेस्ट्री बनाने के लिए किया जाता है। इसके उत्पादन का अधिकांश भागों का विदेशों को निर्यात किया जाता है। सलई गोंद का प्रयोग अधिकांशतः सुगंध, पेंट तथा वार्निश में किया जाता है। हर्रा वृक्ष के फल से 35 से 40% तक टैनिंग पाया जाता है। मध्य प्रदेश वन संरक्षण कार्यक्रम एवं योजनाएं। वनों का जीवन और पर्यावरण के साथ जटिल संबंध है। वनों के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों ही लाभ है। प्रत्यक्ष लाभ जहां आर्थिक और सामाजिक रूप से लाभकारी होते हैं, वहीं अप्रत्यक्ष लाभों के अंतर्गत पारिस्थितिक संतुलन व टिकाऊ विकास में इनकी भूमिका को इनमें शामिल किया जाता है। वनों का 100% राष्ट्रीयकरण करने वाले भारत का प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। राज्य का संपूर्ण वन क्षेत्र वन विभाग के नियंत्रण में है। मध्य प्रदेश में विश्व बैंक की ₹8,000 करोड़ की आर्थिक सहायता से मध्य प्रदेश वानिकी परियोजना का आरंभ सितंबर 1995 में किया गया। मध्य प्रदेश पंचवर्षीय योजनाओं में वनों के संरक्षण के लिए उठाए गए कदम। मध्य प्रदेश में पंचवर्षीय योजनाओं में वनों की समस्याओं और उनके उपयोग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के उपाय किए गए हैं। इस हेतु राज्य की वन नीति में मुख्यतः निम्न बातों पर जोर दिया गया है। 1 आर्थिक तथा तेजी से बढ़ने वाली वृक्ष प्रजातियों का रोपण। 2 वृक्षों की चकबंदी, संरक्षण तथा सीमांकन करना और वर्किंग प्लान तथा स्कीम तैयार करना। 3 उजड़े वनों का पुनर्वास करना।
4 प्रकृति संरक्षण तथा वन्य जीव संरक्षण तथा 5 सामाजिक न्याय प्रदान करना। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसरण में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए वन विभाग ने संयुक्त वन प्रबंध की अवधारणा को अंगीकार किया है। वन सुरक्षा एवं विकास के समस्त कार्यों में जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 22 अक्टूबर 2001 को संशोधित संकल्प पारित किया गया है, जिसमें 3 प्रकार की संयुक्त वन प्रबंध समितियों के गठन का प्रावधान है। सघन वन क्षेत्रों में वन सुरक्षा समिति, बिगड़े वन क्षेत्रों में ग्राम वन समिति, संरक्षित वन क्षेत्रों में इको विकास समिति। सामाजिक वानिकी प्रदेश में वनों के विकास के एक कार्यक्रम के रूप में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत 1981-82 में की गई। मध्य प्रदेश राज्य वन नीति 2005 के महत्वपूर्ण बिंदु। 4 अप्रैल 2005 को मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य की नवीन नीति को मंजूरी प्रदान की गई। इससे पूर्व मध्य प्रदेश में अविभाजित प्रदेश की सन 1952 की राज्य वन नीति लागू थी। लगभग 52 वर्षों का समय बीत जाने के कारण अनेकों परिवर्तनों तथा राज्य की विशिष्ट भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों की आवश्यकता के फलस्वरूप इस नीति में व्यापक परिवर्तनों की आवश्यकता थी। 4 वर्ष 1988 में पुनरीक्षित राष्ट्रीय वन नीति घोषित की गई, जिसके प्रावधान के अनुरूप में भी राज्य सरकार की वन नीति में व्यवस्थाएं किया जाना आवश्यक था। 5 पूर्व की वन नीति में जहां राजस्व आय को प्राथमिकता दी गई थी, वर्तमान वन नीति में इसे गौण मानते हुए मुख्य लक्ष्य वनों के संवहनीय प्रबंधन से पर्यावरण संरक्षण तथा स्थानीय समुदायों को रोजगार उपलब्ध कराना, उनकी आय के साधन बढ़ाना तथा उनकी मूलभूत वनाधारित आवश्यकताओं को पूर्ण करना है। 6 पूर्व की नीति में वन प्रबंध कार्य जहां विभाग के कड़े नियंत्रण में ठेकेदार के माध्यम से कराया जाता था, वर्तमान में जन भागीदारी से वनों के विकास को महत्व दिया गया है। 7 नवीन वन नीति में इमारती काष्ठ के उत्पादन के साथ साथ लघु वन उपज, बांस तथा औषधीय प्रजातियों के उत्पादन, प्रसंस्करण तथा मूल्य संवर्धन पर विशेष बल दिया गया है। 8 वनाश्रित समुदायों के सर्वांगीण विकास में महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है। 9 वनाश्रित परिवारों हेतु वनाधारित वैकल्पिक रोजगार की सतत उपलब्धता के अवसर निर्मित करना। 10 वन क्षेत्रों का व्यवस्थापन, सीमाओं के समस्त लंबित विवादों का निराकरण करते हुए शीघ्र करना तथा वन खंडों का सीमांकन पूर्ण करना। 11 वर्तमान में व्यवस्थापित अतिक्रमित क्षेत्रों को अतिशीघ्र सीमांकित करना तथा भविष्य में अतिक्रमण की प्रभावी रूप से रोकथाम करना। 12 वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने की कार्यवाही पूर्ण की जाएगी। 13 वन सुरक्षा प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए बेतार तंत्र आदि संचार सुविधाओं का विस्तार करना। 14 संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सुरक्षा बल की व्यवस्था सुदृढ़ करना एवं वन कर्मियों को आवश्यकतानुसार शस्त्र उपलब्ध कराना। मध्य प्रदेश सामाजिक वानिकी। मध्य प्रदेश में वनों के विकास के एक कार्यक्रम के रूप में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1981-82 में की गई। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आम नागरिक को वन लगाने और चारागाह विकसित करने को प्रोत्साहित करना है। संयुक्त राज्य अमेरिका की आर्थिक मदद से आरंभ की गई सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के उद्देश्य सर्वसाधारण में वृक्ष लगाने के प्रति अभिरुचि पैदा करना। 2 इसके माध्यम से ग्रामीणों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना। 3 पौध वितरित कर गांवों में वृक्षारोपण बढ़ाना। 4 वृक्षारोपण के माध्यम से पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना। 5 कुटीर उद्योगों को वनोपज उपलब्ध कराना। उपरोक्त उद्देश्यों को पाने हेतु मध्य प्रदेश में 1987 में 36 सामाजिक वानिकी डिवीजन निर्मित किए गए हैं। मध्य प्रदेश वन विकास निगम। राष्ट्रीय कृषि आयोग की 1972 ईस्वी की अंतरिम रिपोर्ट प्रोडक्शन फॉरेस्ट्री मैन मेड फॉरेस्ट
के आधार पर वन विकास एवं वनों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए 24 जुलाई 1975 में मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम का गठन किया गया। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम ने कई प्रोजेक्ट आरंभ किए, जिनमें 1. बांस और सागौन की व्यापारिक स्तर पर रोपण। 2. परती भूमि का विकास कार्यक्रम। 3. औषधीय पौधों का रोपण। 4. वनों पर आधारित उद्योगों का विकास। 5. सूखा उन्मुक्त क्षेत्रों के विकास का कार्यक्रम मुख्य है। मध्य प्रदेश राज्य वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ। मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ का गठन 1984 ईस्वी में किया गया। वर्तमान में राज्य के लघु वनोपजों का संग्रहण तथा व्यापार प्रबंधन संघ द्वारा किया जा रहा है। वर्ष 1989 में इस व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ और लघु वनोपज के संग्रहण कार्य में संलग्न प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य कमजोर वर्ग के ग्रामीणों की आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान हेतु वनोपज के संग्रहण एवं विपणन का कार्य सहकारी समितियों के माध्यम से किए जाने का निर्णय लिया गया। उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु मध्य प्रदेश में 1066 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियां बनाई गई हैं तथा क्षेत्रीय वन मंडलों के स्तर पर वर्तमान में 60 जिला लघु वनोपज संघ बनाए गए हैं। इस त्रिस्तरीय सहकारी संरचना के शीर्ष स्तर पर मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ पहले से ही कार्यरत है। मध्य प्रदेश के वनवासियों को अराष्ट्रीयकृत वनोपज जैसे चिरौंजी, शहद, माहुल, पत्ता, आंवला और औषधीय वनोपजों का निःशुल्क संग्रहण करने की छूट दी गई है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीयकृत वनोपज में से सभी तेंदुपत्ता, साल बीज तथा कुलू गोंद के अतिरिक्त लगभग 50 अन्य वनोपज का संग्रहण मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ के माध्यम से किया जाता है। मध्य प्रदेश में 1991 से प्रदेश के समस्त तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजना प्रारंभ की गई है। मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड इको पर्यटन के माध्यम से जन सामान्य में प्रकृति के संरक्षण के बीज सहजता से बोए जा सकते हैं। इस पृष्ठभूमि में वन संसाधन, स्थानीय समुदायों तथा प्रकृति दर्शन में रुचि रखने वाले समुदायों को एक धागे में पिरोते हुए मध्य प्रदेश में देश की प्रथम बोर्ड मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड का गठन मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के अंतर्गत 12 जुलाई 2005 को किया गया। मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड के गठन का मूल उद्देश्य प्रदेश में पर्यटन की संभावनाओं की पहचान एवं सुविधाओं का विकास, प्रदेश में विकसित एवं प्रसारित इको पर्यटन सुविधाओं को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप वर्गीकृत करना, कार्यक्रम एवं गतिविधियों के प्रचार प्रसार एवं विपणन का कार्य करना है। मध्य प्रदेश में बोर्ड द्वारा प्रथम चरण में इको पर्यटन विकास कार्य देलाबाड़ी, रातापानी अभयारण्य, ओरछा टिकमगढ़, कठौतिया सीहोर, पचमढ़ी का रीवा, अमरकंटक, चंबल, राला मंडल, इंदौर आदि स्थानों पर किया गया। पेज 142। द्वितीय चरण में इंदौर जिले में जाना पावकोटी, राला मंडल तथा चोरल, सीहोर जिले में देलाबाड़ी, रायसेन में भीमबेटका, होशंगाबाद में मड़ई, शिवपुरी में सांख्य सागर, मुरैना में राजघाट तथा बालाघाट में गांगुल पारा बांध में इको पर्यटन गतिविधियां विकसित की गई हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम मध्य प्रदेश में वानिकी क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए निम्न वर्गों यथा गरीब महिलाएं, विशेष रूप से गर्भवती महिलाएं एवं बच्चों तथा गरीब परिवार जिनकी आजीविका वनों पर आधारित है एवं कुपोषण के शिकार हैं के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम चलाया जा रहा है। प्रदेश में इस कार्यक्रम हेतु प्रदेश के 6 जिले क्रमशः झाबुआ, धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा एवं बैतूल का चयन किया गया है। योजना अंतर्गत प्रत्येक कार्य दिवस पर प्रत्येक श्रमिक को खाद्यान्न, गेहूं, चावल देने का प्रावधान है। खाद्यान्न के बदले वसूल की गई राशि से
संचित कल्याण निधि के अंतर्गत ग्रामीणों हेतु हितमूलक कार्य किए जाते हैं। सरदार सरोवर वृक्षारोपण परियोजना। मध्य प्रदेश में संचालित इस परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र में आने वाली राज्य की भूमि एवं वनस्पति के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु धार, झाबुआ, खरगोन जिलों में कृषकों की भूमि पर मेड़ वृक्षारोपण, बंजर एवं बेकार भूमि पर रोपण वृक्ष खेती एवं सामुदायिक कृषि पर रोपण योजना के अंतर्गत कराने हेतु नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल द्वारा धनराशि प्राप्त होती है। अनुसंधान एवं विस्तार। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वनों की उपलब्ध उत्पादकता बढ़ाने के लिए वन क्षेत्रों के बाहर सामुदायिक एवं निजी भूमि पर वनीकरण कार्य करने वनोपजों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्रदेश के 11 जलवायु प्रक्षेत्रों क्रमशः भोपाल, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, सागर, इंदौर, खंडवा, झाबुआ, रतलाम, सिवनी और बैतूल में एक अनुसंधान और विस्तार वृत्त स्थापित किए गए हैं। पंचवन योजना। मध्य प्रदेश में ऐसे जिले जहां वन क्षेत्र राष्ट्रीय वन नीति के निर्धारित मापदंड 33% से कम है, वहां वनीकरण के लिए 1976 में पंचवन योजना चलाई गई है। विद्या वन योजना। मध्य प्रदेश में वर्ष 2007-08 में प्रारंभ की गई इस योजना के तहत भोपाल के 7 स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए स्कूल परिसर में छोटे छोटे जंगल लगाकर उनकी रक्षा की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ी के बच्चों को न सिर्फ वनों की विशेषता से अवगत करना, बल्कि उन्हें बागवानी के लिए प्रेरित करना भी है। मध्य प्रदेश वन सुरक्षा पुरस्कार नियम 2004। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वन सुरक्षा पुरस्कार नियम 2004 लागू किया गया, जिसके अंतर्गत वन अपराधों को पकड़ने, उनकी जांच या अपराधियों से प्राप्त की गई वनोपज को जब्त करने आदि में सामान्य सहयोग करने वाले व्यक्तियों को ₹25,000 अथवा जब्त की गई वनोपज का मूल्य जो भी कम हो के बराबर पुरस्कार देने का प्रावधान है। मध्य प्रदेश प्रमुख वन संस्थान। क्रमांक संस्थान का नाम, मुख्यालय। 1. भारतीय वन प्रबंध संस्थान भोपाल। 2. भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर। 3. वन राज्य महाविद्यालय बालाघाट। 4. वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र बैतूल। 5. वन प्रादेशिक स्कूल बैतूल, शिवपुरी, अमरकंटक, गोविंदगढ़, झाबुआ। 6. फॉरेस्ट गार्ड रेंजिंग स्कूल बैतूल, रीवा, शिवपुरी, अमरकंटक, लखनादौन। 7. संजीवनी संस्थान वन औषधि के विपणन को प्रोत्साहित करने हेतु भोपाल। वन्य जीव संरक्षण। हमारे देश में वन्य प्राणी और वन संरक्षण के बचाव की परिपाटी बहुत पुरानी है। पंचतंत्र तथा जंगल बुक इत्यादि की कहानियां हमारे वन्य प्राणियों के प्रति प्रेम का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। वन्य प्राणियों के संरक्षण संबंधी भारत में पहला कदम तत्कालीन उत्तर प्रदेश वर्तमान उत्तराखंड में उठाए गए, जब 1935 में देहरादून में मोतीचूर वन्य जीव विहार राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई। तत्पश्चात 1936 में एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान हैली राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना नैनीताल एवं गढ़वाल में की गई। भारत में सर्वप्रथम वन्यजीव परिरक्षण संगठन की स्थापना 1956 में उत्तर प्रदेश में की गई। भारत में सर्वप्रथम वन्यजीव के संरक्षण के लिए संबंधित शिक्षा के लिए 1982 ईस्वी में देहरादून में भारतीय वन्य जीवन संस्थान की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य अभयारण्यों तथा वन्य जीवन की व्यवस्था से संबद्ध लोगों को वैज्ञानिक ढंग से व्यावसायिक प्रशिक्षण देना है। भारत का संविधान की धारा 21 के अंतर्गत अनुच्छेद 47, 48 एवं 51 ए-जी में वन्य जीवों के संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के नियम का वर्णन है। वनों के साथ वनों में रहने वाले जीवों को सुरक्षित करने के लिए मध्य प्रदेश में अनेक कदम उठाए गए हैं,
सन 1971 में पहली बार मध्य प्रदेश में वनों में शिकार करने पर प्रतिबंध लगाया गया तथा वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान तथा अभयारण्यों की स्थापना की शुरुआत की गई। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 10 राष्ट्रीय उद्यान एवं 25 अभयारण्य हैं, जिनमें 6 टाइगर रिजर्व, 2 खरमौर अभयारण्य, 2 सोन चिड़िया अभयारण्य, 3 घड़ियाल एवं अन्य जलजीव अभयारण्य हैं तथा 2 राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म संरक्षण हेतु स्थापित किए गए हैं। इनके अलावे 3 अभयारण्य प्रस्तावित हैं। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों की कुल संख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले में वर्ष 1955 में बना कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश में 1974 में वन्य जीव संरक्षण के लिए वन्य प्राणी संरक्षण नियम बनाया गया तथा वन्य प्राणी संरक्षण के लिए कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। 144 मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान 939.95 वर्ग किलोमीटर है, जबकि सबसे छोटा फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान 0.27 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान नौरादेही अभयारण्य मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य नौरादेही अभयारण्य 1197.04 वर्ग किलोमीटर है, जबकि सबसे छोटा अभयारण्य राला मंडल 2.34 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले पक्षियों को 3 वर्गों में बांटा गया है: वृक्षीय पक्षी, थलीय पक्षी एवं जलीय पक्षी। भारतीय पशुओं में सबसे छोटा पक्षी फूलचुकी मध्य प्रदेश में बहुत देखा जाता है। थिकरा पक्षी पपीहा जैसा दिखने वाला शिकारी पक्षी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार ने 1 नवंबर 1981 को बारहसिंगा हिरण को राजकीय पशु तथा दूधराज या शाह बुलबुल पैराडाइज फ्लाई कैचर को राजकीय पक्षी घोषित किया है। मध्य प्रदेश सरकार की 24 अक्टूबर 1989 को घोषित अधिसूचना के अनुसार वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत संपूर्ण मध्य प्रदेश में पूरे वर्ष सभी प्रकार के वन्य प्राणियों एवं पक्षियों का शिकार पूर्णतः प्रतिबंधित है। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान में मध्य प्रदेश में 10 राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित हैं तथा 1 प्रस्तावित है। राष्ट्रीय उद्यानों में वन्य जीवों तथा वनों का महत्वपूर्ण संरक्षण प्राप्त है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जेम्स फॉर्सिथ ने अपनी किताब सेंट्रल इंडिया हाईलैंड्स में वर्ष 1860 में कान्हा का जिक्र किया है। वर्ष 1879 में आरक्षित वन के रूप में अधिसूचित हुआ। वर्ष 1910 में कान्हा और सुपघार में वन विश्राम गृह बनाया गया। वर्ष 1930 में बंजर घाटी तथा हेलोन घाटी को अभयारण्य बनाया गया, जो वर्तमान में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान का अंग है। वर्ष 1955 में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान बन गया, जो मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। वर्ष 1963-65 में विख्यात वन्य जीव विशेषज्ञ जॉर्ज स्कॉलर ने कान्हा के वन्य जीवों पर कार्य किया। 1973 में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पर्यटकों को आकर्षित करने वाला कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1933 में कान्हा क्षेत्र को विलुप्त होते बारहसिंगा को बचाने के लिए अभयारण्य के रूप में विकसित किया गया था। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान लगभग 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। उल्लेखनीय है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इस राष्ट्रीय उद्यान में बारहसिंगा के अलावा चीतल, सांभर, ब्लैक डक, हिरण, कौर, चौसिंघा, गवल, भालू, बाघ, तेंदुआ तथा लकड़बग्घा के अलावा 200 से ज़्यादा प्रजातियों की चिड़िया भी यहाँ पाई जाती हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1959 में मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में की गई। माधव राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 375.22 वर्ग किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 NH3 माधव राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। माधव राष्ट्रीय उद्यान में पहाड़ी की चोटी पर जॉर्ज कैसल नामक एक भवन है।
इस उद्यान में बाघ, तेंदुआ, चीतल, बारहसिंगा, सांबर, लकड़बग्गा, चौसिंगा, घड़ियाल और अजगर देखे जा सकते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। उमरिया जिले का बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1968 में किया गया था। इसका विस्तार 448.84 वर्ग किलोमीटर है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भारत ही नहीं विश्व में बाघों के सर्वाधिक घनत्व वाला उद्यान है। इस राष्ट्रीय उद्यान में प्रत्येक 8 किलोमीटर पर एक बाघ है। यहाँ सफेद शेर भी पाए जाते हैं। वर्ष 1993 में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। 32 पहाड़ियों से घिरा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को हाथियों के निवास के रूप में विकसित किया जा रहा है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1979 में भोपाल में की गई। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल 4.45 वर्ग किलोमीटर है। उल्लेखनीय है कि यह मध्य प्रदेश का जीवाश्म उद्यान के बाद सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में अवस्थित फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1968 में की गई थी, लेकिन इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1983 में दिया गया। इस उद्यान में वनस्पति जीवाश्मों को रखा जाता है। यह भारत के 4 फॉसिल उद्यानों में से एक है। फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इस उद्यान का कुल क्षेत्रफल मात्र 0.27 वर्ग किलोमीटर है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1977 ईस्वी में मध्य प्रदेश के सिवनी तथा छिंदवाड़ा जिलों में महाराष्ट्र के नागपुर जिले के भागों को मिलाकर की गई। पेंच राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल लगभग 292.85 वर्ग किलोमीटर है। पेज 146। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश के छतरपुर एवं पन्ना जिलों में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में की गई। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल 542.67 वर्ग किलोमीटर है। पांडव जलप्रपात पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में अवस्थित है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1983 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में की गई। वर्ष 1995 में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। संजय राष्ट्रीय उद्यान। संजय राष्ट्रीय उद्यान को भी प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। संजय राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1983 में मध्य प्रदेश के सीधी तथा छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में 466.66 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर किया गया है। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय उद्यान स्थिति एवं क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में। क्रमांक राष्ट्रीय उद्यान स्थापना, अवस्थिति, क्षेत्रफल, पाए जाने वाले प्रमुख वन्य प्राणी। 1. कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान 1955, मंडला व बालाघाट 940.00। शेर, बाघ, गौर, चीतल, सांभर, नीलगाय, चिंकारा, भेड़की, जंगली सुअर एवं विभिन्न पक्षी। 2. माधव राष्ट्रीय उद्यान 1959, शिवपुरी 375.22। बाघ, चीतल, सांभर, नीलगाय, काला हिरण, चिंकारा, चौसिंघा, मगर एवं अन्य विभिन्न पक्षी। 3. बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 1968, उमरिया एवं कटनी 437। शेर, बाघ, गौर, चीतल, सांभर, नीलगाय, चिंकारा, भेड़की, जंगली सुअर एवं विभिन्न पक्षी। 4. वन विहार राष्ट्रीय उद्यान 1979, भोपाल 4.45 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, हिरण, सांभर, नीलगाय एवं विभिन्न पक्षी। 5. पेंच राष्ट्रीय उद्यान 1983, सिवनी एवं छिंदवाड़ा 292.85। बाघ, चीतल, बारहसिंगा, हिरण, सांभर, शेर, जंगली भैंसा, सुअर, नीलगाय, मोंटा जिप। 6. पन्ना राष्ट्रीय उद्यान 1981, छतरपुर एवं पन्ना 542.67। बाघ, जंगली सुअर। 7. फॉसिल जीवाश्म उद्यान 1983, मंडला 0.27 प्लांट फॉसिल्स। 8. सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान 1983,
होशंगाबाद 585.17, बाघ, नीलगाय, जंगली भैंसा, चीतल, बारहसिंगा, हिरण, सांबर, मोर। 9 संजय राष्ट्रीय उद्यान 1981, सीधी 466.66, शेर, बाघ, चीतल, सांबर, नीलगाय। 10 डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान 2011, धार 108, डायनासोर के जीवाश्म। 11 ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान प्रस्तावित, खंडवा 651 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। 12 पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान 2018, श्योपुर 844.68, एशियाई सिंह। संजय राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ राज्य में है। वर्ष 1977 में 449.39 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र को पेंच अभयारण्य क्षेत्र घोषित किया गया था। वर्ष 1983 में 292.85 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को पेंच राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। पेंच राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र में है। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 2011 में मध्य प्रदेश के धार जिले में 108 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर किया गया है। इस राष्ट्रीय उद्यान में डायनासोर के जीवाश्मों को संरक्षित किया गया है। मध्य प्रदेश बाघ परियोजना मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। बाघों की घटती संख्या से चिंतित केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम वर्ष 1973 में कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान को बाघ परियोजना को प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया। मध्य प्रदेश में वर्तमान में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत 6 राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया जा चुका है। मध्य प्रदेश प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल राष्ट्रीय उद्यान क्रमांक, राष्ट्रीय उद्यान का नाम, क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में, अवस्थिति, स्थापना वर्ष, प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल होने का वर्ष। 1 कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान 940, मंडला एवं बालाघाट 1955-1973। 2 पेंच राष्ट्रीय उद्यान 292.85, सिवनी एवं छिंदवाड़ा 1983-1992। 3 बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 437, उमरिया एवं कटनी 1968-1993। 4 पन्ना राष्ट्रीय उद्यान 542.67, छतरपुर एवं पन्ना 1981-1995। 5 सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान 585.17, होशंगाबाद 1983-1995। 6 संजय राष्ट्रीय उद्यान 466.66, सीधी 1983। बाघ परियोजना वन्यजीव संरचना में बाघ एक महत्वपूर्ण जंगली जीव है। सन 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या अनुमानित संख्या 55,000 से घटकर 1827 रह गई है। बाघों को मारकर उनको व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना और जनसंख्या में वृद्धि बाघों की घटती जनसंख्या के प्रमुख कारण हैं। बाघों की खाल का व्यापार, उनकी हड्डियों का एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों में प्रयोग के कारण यह जाति विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। चूंकि भारत और नेपाल दुनिया की 2/3 बाघों को आवास उपलब्ध कराते हैं, अतः ये देश ही शिकार, चोरी और गैर कानूनी व्यापार करने वालों के मुख्य निशाने पर है। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्य परियोजनाओं में से एक है और इसकी शुरुआत 1973 में की गई। शुरू में इसमें बहुत सफलता प्राप्त हुई क्योंकि बाघों की संख्या बढ़कर 1985 में 4002 और 1989 में 4334 हो गई, परंतु 2014 में इनकी संख्या घटकर 2226 तक पहुंच गई। भारत में 71
1027 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए 50 बाघ रिजर्व हैं। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं है, अपितु इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार के जीव के जैव जाति को भी बचाना है। उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव पशु विहार सेंचुरी, असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाओं के उदाहरण हैं। भारत के विभिन्न प्रदेशों की तुलना में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघों की संख्या गणना के दौरान पाई गई। वर्ष 2003 की गणना के अनुसार पूरे देश में 23% बाघ मध्य प्रदेश में निवास करता है। मध्य प्रदेश वन्यजीव अभयारण्य। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल अभयारण्यों की संख्या 25 है। उल्लेखनीय है कि 3 अभयारण्य प्रस्तावित भी हैं। भारत में विलुप्तप्राय एशियाई सिंहों की प्रजाति के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार की पहल पर मध्य प्रदेश में कुनो पालपुर अभयारण्य मुरैना का चयन किया गया है एवं यहाँ एशियाई सिंह पुनर्वास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। देश में एकमात्र संरक्षित क्षेत्र गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, जहाँ एशियाई सिंह पाए जाते हैं, से सिंहों को लाकर यहाँ पुनर्वासित किया जाता है। मध्य प्रदेश में घड़ियाल के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य, केन अभयारण्य तथा सोन अभयारण्य बनाए गए हैं। सोहन चिड़िया गोड़ावन के संरक्षण हेतु घाटीगांव एवं करेरा में तथा खरमोर पक्षी के संरक्षण हेतु सैलाना एवं सरदारपुर में अभयारण्य बनाए गए हैं। राजकीय पक्षी दूधराज के संरक्षण हेतु सरदारपुर अभयारण्य, रीवा जिले के मुकुंदपुर में व्हाइट टाइगर सफारी का निर्माण किया जा रहा है। रीवा जिले के मुकुंदपुर में व्हाइट टाइगर सफारी का निर्माण किया जा रहा है। चंबल नदी गांधी सागर अभयारण्य के पश्चिमी और पूर्वी भाग को अलग करती हैं। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पचमढ़ी को बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया है। यह मध्य प्रदेश का प्रथम तथा देश का 10वां बायोस्फीयर रिजर्व होगा। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के 4,926 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के 524 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अलावे बोरी, पचमढ़ी अभयारण्य तथा निकटवर्ती क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में जैव संपदा और सूक्ष्म जीवों का संवर्धन किया जाएगा। बोरी वन्यजीव अभयारण्य। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित बेरी वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना वर्ष 1869 में तवा नदी के किनारे किया गया। कुल क्षेत्रफल 482.72 वर्ग किलोमीटर है। सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क एवं तवा नदी से घिरा हुआ है। इस अभयारण्य में बाघ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य को राष्ट्रीय घड़ियाल अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। अभयारण्य का कुल क्षेत्रफल 435 वर्ग किलोमीटर है। उल्लेखनीय है कि यह अभयारण्य 3 ओर से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ चंबल नदी के किनारे अवस्थित है। 30 सितंबर 1976 को इसे राष्ट्रीय अभयारण्य घोषित किया गया। घाटीगांव अभयारण्य। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में अवस्थित घाटीगांव अभयारण्य की स्थापना वर्ष 1981 में की गई। कुल क्षेत्रफल 512.33 वर्ग किलोमीटर है। इस अभयारण्य में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नामक पक्षी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य। भारत में चीता के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य संरक्षित अभयारण्य है। यह अभयारण्य देश के सागर, दमोह एवं नरसिंहपुर जिले में विस्तृत है। नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य का कुल क्षेत्रफल 1197.04 वर्ग किलोमीटर है। उल्लेखनीय है कि यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। मध्य प्रदेश अभयारण्यों की स्थिति एवं क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में।
क्रमांक, अभयारण्य का नाम, अवस्थिति, क्षेत्रफल, प्रमुख वन्यजीव। 1. बेरी, होशंगाबाद 482.72, शेर, तेंदुआ, सांभर, चीला, गौर, हिरण एवं जंगली सुअर। 2. बगदरा, सीधी 478, तेंदुआ, चील, सांभर, नीलगाय। 3. फीन सैटेलाइट, मंडला 110.74, तेंदुआ, शेर, चीतल, सांभर। 4. गांधी सागर, मंदसौर 368.62, तेंदुआ, चीतल, चिंकारा, नीलगाय, जल पक्षी। 5. घाटी गांव, ग्वालियर 512.33, चिंकारा, सांभर, नीलगाय, सुनहरी चिड़िया। 6. करेरा, शिवपुरी 202.21, सांभर, चीतल, नीलगाय, सुनहरी चिड़िया। 7. केन अभयारण्य, छतरपुर, पन्ना 45.20, घड़ियाल एवं मगरमच्छ। 8. सिवनी के ओनी, सीहोर एवं देवास 122.70, तेंदुआ, चीतल, सांभर, नीलगाय एवं हिरण। 9. नरसिंहगढ़, राजगढ़ 57.18, तेंदुआ, सांभर, चीतल, जंगली सुअर एवं मोर। 10. राष्ट्रीय चंबल, मुरैना 435, घड़ियाल, मगरमच्छ, कछुआ, उदबिलाव, डॉल्फिन। 11. नौरादेही, सागर, दमोह एवं नरसिंहपुर 1197.04, शेर, तेंदुआ, चीतल, सांभर, नीलगाय, जंगली कुत्ता। 12. पचमढ़ी, होशंगाबाद 417.78, शेर, तेंदुआ, सांभर, चीतल, गौर, नीलगाय, हिरण, चिंकारा। 13. पनपथा, उमरिया 245.84, शेर, तेंदुआ, चीतल, सांभर, नीलगाय। 14. पालपुर कुनो, श्योपुर 344.68, शेर, तेंदुआ, चीतल, सांभर, नीलगाय, चिंकारा। 15. पेंच, सिवनी 118.47, शेर, तेंदुआ, सांभर, चील, गौर। 16. संजय दुबरी, सीधी 364.59, शेर, तेंदुआ, चीतल, नीलगाय, सांभर, चिंकारा। 17. सिंघोरी, रायसीन 287.91, तेंदुआ, शेर, सांभर, चीतल, नीलगाय। 18. सोन घड़ियाल, सीधी शहडोल 83.60, घड़ियाल, मगरमच्छ, कछुआ, प्रवासी पक्षी। 19. सरदारपुर, धार 348.12, खरमौर पक्षी। 20. सैलाना, रतलाम 12.96, खरमौर पक्षी। 21. रातापानी, रायसेन, सीहोर 823.84, शेर, सांभर, तेंदुआ, चीतल, नीलगाय। 22. रालामंडल, इंदौर 2.34, बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांभर, गौर, भालू। 23. ओरछा, टीकमगढ़ 44.91, तेंदुआ, जंगली सुअर, सांभर, चीतल, चिंकारा। 24. गंगऊ, पन्ना 68.14, तेंदुआ, जंगली सुअर, सांभर, चीतल, नीलगाय, चिंकारा। 25. रानी दुर्गावती, दमोह 23.97, सांभर, नीलगाय, कृष्णमृग, चीतल। 26. सुरमैनिया, प्रस्तावित, खंडवा 178.21, 27. मंदाता, प्रस्तावित, खंडवा 69.24, 28. कालीभीत, प्रस्तावित, बैतूल। कुल क्षेत्रफल 7201.89। रातापानी अभयारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया जा रहा है। कुल क्षेत्रफल में प्रस्तावित अभयारण्य का क्षेत्रफल शामिल नहीं है। पेज 150, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वेतला पार्क कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। 2. मध्य प्रदेश के किस जिले में माधव राष्ट्रीय उद्यान है? शिवपुरी। 3. मध्य प्रदेश में कौन सा क्षेत्र सफेद शेरों के लिए प्रख्यात है? बघेलखंड। 4. सुमेलित कीजिए। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान, मंडला, बांधवगढ़, शहडोल, माधव, शिवपुरी, इंद्रावती, बस्तर। 5. टाइगर राज्य किसे घोषित किया गया है? मध्य प्रदेश। 6. मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में सबसे पहले शामिल किया गया? कान्हा-किसली। 7.
गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क अभयारण्य का चयन किया गया? पालपुर कुनो एशियाई सिंह। 8. भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सबसे अधिक है? मध्य प्रदेश। 9. मैदानों में पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए न्यूनतम जंगली क्षेत्र चाहिए। 33%। 10. बाघ राज्य कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। 11. कान्हा किस लिए प्रसिद्ध है? राष्ट्रीय उद्यान। 12. मगर तथा घड़ियालों का संरक्षण कहाँ किया जा रहा है? चंबल व सोन नदी। 13. भारतीय टाइगरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1973। 14. डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना किस जिले में की जा रही है? धार। 15. अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। 16. किस वर्ष भोपाल में राष्ट्रीय वन प्रबंधन संस्थान स्थापित किया गया? 1982। 17. मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड का गठन हुआ जुलाई 2005। 18. भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है देहरादून में। 19. घाटीगांव वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले के पास स्थित है? ग्वालियर। 20. देवास में प्रसिद्ध वन्यजीव अभयारण्य खेओनी अभयारण्य है। 21. वन विहार भोपाल को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया 1983 में। 22. किस राष्ट्रीय उद्यान में प्राकृतिक रूप से समृद्ध यात्रा गंतव्य मधाई स्थित है? सतपुड़ा। 23. मंडला जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? कान्हा। 24. वीरांगना दुर्गा देवी अभयारण्य स्थित है दमोह में। 25. कान्हा किस लिए राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? बाघों के लिए। चैप्टर 11 खनिज संसाधन। एक खनिज निश्चित रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्मों विशिष्टताओं के साथ कार्बनिक या अकार्बनिक उत्पत्ति का एक प्राकृतिक पदार्थ है। भारत का संविधान के अंतर्गत खनिजों पर राज्य सरकारों का अधिकार है तथा खनन कानूनों का क्रियान्वयन राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। लेकिन खान और खनन विनिमय व विकास अधिनियम 1957 के तहत बनाए गए कानून के जरिए भारत सरकार अपतटीय क्षेत्रों में उत्पादित खनिजों को नियमित करती है। यह अधिनियम 1 जून 1958 को लागू किया गया। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय खनिज नीति 1993 के द्वारा भारतीय खनिज उद्योगों को घरेलू एवं विदेशी निवेश हेतु खोला गया है। खनिज के प्रकार: धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज: लौह धातु, लौह अयस्क, मैंगनीज, क्रोमियम, कोबाल्ट, टंगस्टन, मोलिब्डेनम, वैनेडियम, टाइटेनियम, बोरॉन, निकेल आदि। अलौह धातुएं: तांबा, सीसा, जस्ता, टिन, बॉक्साइट, मैग्नीशियम आदि। बहुमूल्य खनिज: सोना, चांदी, प्लैटिनम। अधात्विक खनिज: अभ्रक, डोलोमाइट, चूना पत्थर, जिप्सम, नमक, पाइराइट, एस्बेस्टस, हीरा, घिया पत्थर, पोटाश, सल्फर, बलुआ पत्थर, विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ आदि। ऊर्जा खनिज: कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, आणविक खनिज। एक धात्विक खनिज: ये वे खनिज हैं जिन्हें गलाने से धातु प्राप्त होते हैं। ज्ञातव्य है कि धातु लचीले होते हैं और उन्हें पीटकर कोई भी रूप दिया जा सकता है। धात्विक खनिजों को 3 प्रकारों में बांटा जाता है। 1. लौह धातु, इनमें लोहे का अंश होता है। लौह अयस्क: मैंगनीज, क्रोमियम, कोबाल्ट, टंगस्टन, मॉलिब्डेनम, वैनेडियम, टाइटेनियम, बोरॉन, निकेल इत्यादि को इसमें सम्मिलित किया जाता है। 2. अलौह धातुएं: तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट, टीन, मैग्नीशियम आदि को सम्मिलित करते हैं। 3. सी. बहुमूल्य खनिज: इसमें सोना, चांदी, प्लैटिनम आदि को शामिल करते हैं। 2. धात्विक खनिज: वे खनिज जिनमें धातु का अंश सर्वथा अभाव होता है और जो भंगुर प्रकृति के होते हैं अधात्विक खनिज कहलाते हैं। इन पर चोट मारने से ये टूट जाते हैं।
यथा अब्रक, डोलोमाइट, चूना पत्थर, जिप्सम, नमक, पाइराइट, एस्बेस्टस, हीरा, घिया पत्थर, पोटाश, सल्फर, बलुआ पत्थर एवं विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ। 3. ऊर्जा खनिज। इसके अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा आणविक खनिज को शामिल किया जाता है। खनिजों की उपलब्धता। सामान्यतः खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं। आर्थिक महत्व के ठोस और स्वभावतः पाए जाने वाले खनिज समूह जिससे अभिक्रिया द्वारा एक अथवा अधिक संघटक प्राप्त किए जाते हैं अयस्क कहलाती हैं। पेज 153। खनिज प्रायः निम्नांकित शैल समूहों में पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टान तथा कायांतरित चट्टानों में खनिज प्रायः दरारों, जोड़ों, भ्रंशों और वीदरों में पाए जाते हैं। इन चट्टानों में मुख्य धात्विक खनिज तांबा, जिंक, जस्ता तथा सीसा आदि पाए जाते हैं। 2. अवसादी परतदार चट्टानों में खनिज संस्तरों या परतों में पाए जाते हैं। इन चट्टानों में पाए जाने वाले खनिजों में लौह अयस्क, कोयला, पोटाश, जिप्सम, सोडियम एवं नमक सम्मिलित हैं। 3. धरातली चट्टानों के अपघटन से खनिजों का निर्माण होता है। जब चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टानें रह जाती हैं। बॉक्साइट का निर्माण इसी प्रकार होता है। 4. पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में भी खनिज पाए जाते हैं। इस प्रकार के निक्षेप को प्लेसर निक्षेप कहते हैं। इस प्रकार के निक्षेप में प्रायः ऐसे खनिज पाए जाते हैं जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते हैं। सोना, चांदी, टीन और प्लेटिनम इन निक्षेपों में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। महासागरीय जल में काफ़ी खनिज पाए जाते हैं, लेकिन इनका आर्थिक महत्व बहुत ही कम है। भारत में अधिकांश खनिज राष्ट्रीयकृत है और इनका खनन सरकार की अनुमति से ही होता है, लेकिन उत्तरी पूर्वी भारत के अधिकांश जातीय क्षेत्रों में खनिजों का स्वामित्व व्यक्तिगत और समुदायों को प्राप्त है। मेघालय में कोयला अयस्क, चूना पत्थर और डोलोमाइट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। जेवाई और चेरापूंजी में कोयले का खनन परिवार के सदस्य द्वारा एक लंबी एवं संकीर्ण सुरंग बनाकर किया जाता है, जिसे रेट होल खनन कहते हैं। विस्तृत क्षेत्रफल में कई युगों की शैलों की उपस्थिति के कारण मध्य प्रदेश में अनेक खनिजों का प्रचुर भंडार है, जिनका औद्योगिक महत्व है। इनमें कोयला, बॉक्साइट, तांबा, डोलोमाइट, चूना पत्थर, मैंगनीज और फायर क्ले के विशाल भंडार राष्ट्रीय महत्व के हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में एंडालुसाइट, बाइराइट्स, क्ले, गेरू, कुरंद, फ्लोरस्पार, रॉक फॉस्फेट, सिलीमेनाइट एवं स्टीएटाइट भी उल्लेखनीय संचय हैं। मध्य प्रदेश प्रमुख खनिजों का प्रतिलभ्य भंडार। क्रमांक, खनिज का नाम, इकाई, संभावित प्रसंभाव्य भंडार। भारत, मध्य प्रदेश, देश का प्रतिशत, राज्य का देश में स्थान। 1. हीरा 1000 कैरेट भारत में 1205, मध्य प्रदेश 1205। देश का प्रतिशत 95%। प्रथम स्थान। 2. पायराफिलाइट करोड़ टन 1.948, 1.029, 50.2 प्रथम। 3. डायस्पोर करोड़ टन 0.312, 0.204, 65.4 प्रथम। 4. ताम्र अयस्क करोड़ टन 26.95, 22.71, 61.5 प्रथम। 5. डोलोमाइट करोड़ टन 98.52, 11.60, 11.8 पाँचवा। 6. रॉक फॉस्फेट करोड़ टन 5.27, 1.92, 36.3 द्वितीय। 8. मैंगनीज अयस्क करोड़ टन 13.82,
2.75 19.9 द्वितीय। 8 कोयला 2012 करोड़ टन 29,347.70 2,437.60 8.3 पाँचवा। 9 चूना पत्थर करोड़ टन 1271.53 79.51 6.3 छठा। 10 कोल बेड मीथेन अरब घन मीटर 1434.00 144 10.0। 11 लॉ एस्क करोड़ टन 1463.04 20.49 1.4। पेज 154। मध्य प्रदेश राज्य खनिज नीति 2010। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2010 में लागू की गई नई खनिज नीति की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। राज्य में नवीन खनिज की खोज और भंडार के आकलन के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर खनिजों की खोज करने के लिए निजी क्षेत्र सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाएगा। एक निश्चित अनुपात में उच्च और निम्न श्रेणी खनिज के मिश्रण के लिए अध्ययनों और उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही खनिज विकास निधि का गठन किया जाएगा। खनिज के अवैध खनन एवं परिवहन की रोकथाम के लिए विभिन्न विभागों से समन्वय किया जाएगा। 4 खनिजों के अवैध उत्खनन और परिवहन पर नियंत्रण रखने के लिए विद्यमान नियमों को और अधिक कठोर बनाया जाएगा। 5 खनिजों के परिवहन हेतु परमिट की व्यवस्था पर जोर दिया जाएगा। खनिज रियासत आवेदन पत्रों की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाएगा। 6 बहुमूल्य धातुओं की खोज को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। 7 खनिज रियासतों की स्वीकृति के कार्य खान एवं खनिज विकास एवं विनिमय अधिनियमन 1957, खनिज रियासत नियम 1960 और गौड़ खनिज नियम 1996 के प्रावधान अनुसार संपादित किए जाएंगे। खनिजों का वितरण। खनिज संपदा के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश भारत का एक संपन्न राज्य है। उल्लेखनीय है कि राज्य में खनिजों का वितरण एवं संकेंद्रण कुछ क्षेत्रों में ही है। प्रदेश में विभिन्न खनिजों के संचय विशिष्ट शैल समूह जैसे समूहों से जुड़ा है और इन शैल समूहों का वितरण असमान है। इस कारण खनिजों का वितरण भी असमान है। मध्य प्रदेश में खनिजों के भंडार की दृष्टि से आर्कियंस, धारवाड़, पुराण, गोंडवाना और दक्कन ट्रैप मुख्य हैं। आर्कियंस तथा धारवाड़ शैल समूहों में लौह अयस्क मैंगनीज के संचय तथा पुराण युग के कडप्पा और विंध्यन शैल समूहों में चूना और डोलोमाइट के प्रचुर भंडार संचित हैं। पन्ना का हीरा भी इन्हीं शैल समूहों में स्थित है। दक्कन ट्रैप के उच्च भागों में बॉक्साइट के संचय पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में संचय की दृष्टि से बघेलखंड पठार, पूर्वी सतपुड़ा क्षेत्र और रीवा पठार प्रमुख खनिज क्षेत्र हैं। इनके अलावे झाबुआ क्षेत्र और निचली चंबल घाटी भी उल्लेखनीय हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 23 प्रकार के खनिजों का उत्पादन हो रहा है। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश कुल खनिज उत्पादन में भारत में तीसरे स्थान पर है। हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश को भारत में एकाधिकार प्राप्त होने के साथ साथ डायोस्पोर, पायराफिलाइट, मैग्नीज अयस्क, ताम्र अयस्क तथा शैल के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है। मध्य प्रदेश में रॉक फास्फेट और फायर क्ले के उत्पादन में भारत में दूसरे स्थान पर है। कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान राष्ट्रीय स्तर पर चौथा है। आर्थिक विकास में खनिजों के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में उपलब्ध खनिज संपदा के यथासंभव अधिकतम एवं लाभप्रद उपयोग को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 19 जनवरी 1962 को मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय भोपाल में है। मध्य प्रदेश की प्रथम खनिज नीति की घोषणा वर्ष 1995 में की गई थी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1996 में मध्य प्रदेश गौड़ खनिज निगम
लागू किया गया है। इसके अंतर्गत ₹10 लाख मूल्य तक की 4,898 गौण खनिजों की खदानों को त्रिस्तरीय पंचायतों को सौंपा गया है। मध्य प्रदेश की नई खनिज नीति वर्ष 2010 में घोषित की गई, जिसके अंतर्गत खनिजों के अन्वेषण एवं दोहन के लिए आधुनिकतम तकनीकी का उपयोग, खनिज उद्योगों में स्थानीय लोगों की भागीदारी तथा पर्यावरण संतुलन को प्राथमिकता देने पर बल दिया गया है। मध्य प्रदेश प्रमुख खनिज। मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज लौह अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट, तांबा, चूना पत्थर, डोलोमाइट, हीरा, चीनी मिट्टी एवं अग्निसह मिट्टी। मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख उप खनिज एस्बेस्टस, ग्रेफाइट, बाइराइट्स, कैल्साइट, डाइस्पोर, पाइरोफिलाइट, फेल्सपार, फ्लोराइट, ग्लास सैंड, स्लेट, रॉक फॉस्फेट, अब्रक स्लेट, यूरेनियम, अब्रक स्टील, यूरेनियम तथा शेल। लौह अयस्क। मध्य प्रदेश के जबलपुर, ग्वालियर और खंडवा जिलों में लौह अयस्क के संचय हैं। यह खरगोन, सीधी, नरसिंहपुर और झाबुआ जिलों में भी पाया जाता है। जबलपुर के उत्तर पूर्वी भाग में बिजावर सीरीज में हेमेटाइट अयस्क का संचय है। इनमें अगरिया पहाड़ियाँ, सरौली निक्षेप, जौली, कन्हवारा पहाड़ियाँ और सिहोरा क्षेत्र के निक्षेप प्रमुख हैं। मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले लौह अयस्क में अभ्रक और सिलिका की अधिकता होने के कारण यह निम्न कोटि का है, अस्तु इसका उत्खनन नहीं किया जाता। मध्य प्रदेश में लौह अयस्क का अनुमानित निश्चय 20.49 करोड़ टन है। मैग्नीज। मैग्नीज का उपयोग इस्पात बनाने तथा रसायन उद्योग और शुष्क बैटरी बनाने में किया जाता है। सन 1891 में विशाखापत्तनम में मैग्नीज उद्योग की स्थापना के काफ़ी पूर्व ही मध्य प्रदेश में कटनी जिले के गोसलपुर और सिहोरा क्षेत्रों के मैग्नीज का उत्खनन वर्ष 1880 और 1890 के मध्य होने लगा था। मध्य प्रदेश में मैग्नीज के भंडार कटनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, मंडला, सिवनी और खंडवा जिले में हैं। उल्लेखनीय है कि प्रदेश की सबसे प्रमुख मैग्नीज पेटी बालाघाट और छिंदवाड़ा जिलों में है। मध्य प्रदेश में उच्च कोटि के मैग्नीज का अनुमानित निश्चय 275 लाख टन है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में मैग्नीज का कुल अनुमानित संपदा 624 लाख टन हो सकती है। मध्य प्रदेश में देश के कुल मैग्नीज उत्पादन का 28% है। इस तरह राज्य का मैग्नीज उत्पादन में दूसरा स्थान है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में मैग्नीज उत्पादन में बालाघाट 538,000 टन का प्रथम स्थान बना हुआ है। इसके बाद क्रमशः झाबुआ 140,000 टन का दूसरा तथा छिंदवाड़ा 38,000 टन का तीसरा स्थान है। बॉक्साइट अयस्क से एल्यूमीनियम प्राप्त होती है। बॉक्साइट टर्शियरी युग में निर्मित लैटेराइट शैलों से संबद्ध है, जो एल्यूमीनियम का ऑक्साइड है। पेज 156। बॉक्साइट में एल्यूमिना की मात्रा 55 से 65% तक होता है। हालांकि अनेक अयस्कों में एल्यूमीनियम पाया जाता है, परंतु सबसे अधिक एल्यूमिना क्ले जैसे दिखने वाले पदार्थ बॉक्साइट से ही प्राप्त किया जाता है। यह लौह भस्म के रूप में मिलता है। बॉक्साइट निक्षेपों की रचना एल्यूमीनियम सिलिकेटों से समृद्ध व्यापक भिन्नता वाली चट्टानों के विघटन से होती है। एल्यूमीनियम एक महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि यह लोहे जैसी शक्ति के साथ साथ अत्यधिक हल्का एवं विद्युत का सुचालक भी होता है। इसमें अत्यधिक आघात वर्धनीयता भी पाई जाती है। इसका उपयोग वायुयान बनाने में, बिजली के तार एवं अन्य उपकरण तथा बर्तन आदि बनाने में किया जाता है। मध्य प्रदेश में उत्तम कोटि का बॉक्साइट मैकल के पठारी भाग, अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट एवं कटनी जिलों में संचित है। मध्य प्रदेश में बॉक्साइट का कुल अनुमानित भंडार 1340 लाख टन है, जिसमें से 168.4 लाख टन प्रतिलभ्य निश्चय है। यह भारत के कुल निश्चय का लगभग 4% है। शहडोल मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा
बॉक्साइट उत्पादक जिला 2.88 लाख टन है। इसके बाद क्रमशः कटनी, सतना, रीवा, अनूपपुर एवं सीधी जिलों का स्थान आता है। बॉक्साइट का मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम खनन कटनी में 1908 में शुरू हुआ था। तांबा। हमारे देश में प्रागैतिहासिक काल से ही तांबे का प्रयोग हो रहा है। इसकी प्राप्ति आग्नेय, अवसादी एवं कायांतरित चट्टानों, तीनों प्रकार की चट्टानों में नसों के रूप में होती हैं, जिसमें कई प्रकार के पदार्थ मिले रहते हैं, जिसमें 3 से 6% तक तांबा मिलता है। तांबा के प्रमुख खनिज सल्फाइड, चैल्कोपाइराइड, चैल्कोसाइट, बोर्नाइट, ऑक्साइड, क्यूप्राइट तथा कार्बोनेट, मेचेलाइट एवं अचूराइट है। लाल व भूरे रंग का खनिज तांबा अत्यधिक तन्यता और विद्युत का उत्तम सुचालक होने के कारण बिजली की मोटरें, ट्रांसफार्मर, तार तथा जनरेटर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन उद्योगों में प्रयुक्त किया जाता है। मध्य प्रदेश में बालाघाट जिले के मलासखंड क्षेत्र में तांबा का अनुमानित भंडार 19.08 करोड़ टन है, जो देश के कुल भंडार का 41.4% है। इसमें लगभग 2.19 करोड़ टन तांबा धातु संभावित है। औसत रूप से इस अयस्क में 1.31% धातु है। मलासखंड क्षेत्र से तांबा अयस्क के उत्खनन में संशोधन के लिए हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा मलासखंड कॉपर प्रोजेक्ट आरंभ किया गया है। वर्ष 2009-10 में मध्य प्रदेश में कुल 2,83,000 टन तांबे का उत्पादन हुआ। मध्य प्रदेश ताम्र अयस्क के प्रति लभ्य भंडार तथा कुल उत्पादन दोनों ही दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान पर है। चूना पत्थर। हमारे देश में चूना पत्थर पूरा कैम्ब्रियन से अभिनव काल तक की भूगर्भिक संरचनाओं में मिलता है। यह कैल्शियम तथा कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। यह प्रायः परतदार चट्टानों में पाया जाता है। चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट 76%, लौह इस्पात, चीनी, उर्वरक, रसायन तथा फेरामैग्नीज उद्योग में किया जाता है। मध्य प्रदेश में सभी कोटि के चूना पत्थर का अनुमानित प्रतिलब्ध निश्चय 79.51 करोड़ टन से अधिक तथा संपूर्ण चूना संपदा 592.1 करोड़ टन होने का अनुमान है। इसमें 24.7 करोड़ टन सीमेंट ग्रेड का है। चूना पत्थर के प्रतिलब्ध निश्चय की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत में 6वें स्थान पर है। मध्य प्रदेश में चूना उत्पादन में सतना 14,804 टन जिले का प्रथम स्थान है। इसके बाद क्रमशः रीवा, कटनी, नीमच, दमोह तथा सीधी जिले का स्थान आता है। डोलोमाइट का उपयोग इस्पात उद्योग में निस्तारण और रिफैक्ट्रीज, ताप सह्य पोर्टलैंड सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस तथा गंधक के तेजाब बनाने में किया जाता है। डोलोमाइट के निक्षेप आर्कियंस एवं विंध्यन शैल समूहों में है। मध्य प्रदेश में डोलोमाइट का कुल निश्चय 11.6 करोड़ टन तथा संपूर्ण डोलोमाइट संसाधन 197.6 लाख टन अनुमानित है। मध्य प्रदेश में डोलोमाइट के भंडार बालाघाट, नरसिंहपुर, छतरपुर, सागर, मंडला, कटनी, सिंगरौली, देवास, सिवनी और झाबुआ जिलों में है। मध्य प्रदेश में डोलोमाइट उत्पादन में छिंदवाड़ा का प्रथम स्थान है। इसके बाद क्रमशः मंडला, झाबुआ, कटनी, जबलपुर, बालाघाट, खरगोन तथा सिवनी जिले का स्थान आता है। मध्य प्रदेश भारत का एकमात्र हीरा उत्पादक राज्य है। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला भारत में एकमात्र जिला है जिसका हीरा उत्खनन में एकाधिकार है। यहाँ हीरा का क्षेत्र 90 किलोमीटर लंबी और 15 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में फैला है। पन्ना के हीरा निक्षेप 3 प्रकार के हैं: किम्बरलाइट पाइप्स, कांग्लोमेरेट संस्तर तथा जलोढ़ बजरी। पन्ना के निकट मझगवा क्षेत्र में स्थित किम्बरलाइट पाइप्स ही हीरा का प्रमुख स्रोत हैं।
मध्य प्रदेश में हिनौता के समीप दूसरी हीरा युक्त पाइप मिली है। पन्ना जिले में हीरा का कुल भंडार 976,000 कैरेट हो सकता है, जिसका अधिकांश भाग मझगवा और हिनौता पाइप्स में संचित है। सतना की मझगवा खदानों में प्रत्येक 100 टन चट्टान में 11.7 कैरेट हीरे मिलते हैं। मध्य प्रदेश में हीरे का उत्खनन भारत सरकार का संस्थान राष्ट्रीय खनिज विकास निगम नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा कराया जाता है। मध्य प्रदेश की खानों से प्राप्त कुछ प्रमुख हीरे कोहिनूर, महान मुगल, पीट तथा और लोफ है। चीनी मिट्टी एवं अग्निसह्य मिट्टी उपयोग बर्तन बनाने, वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग, रबर तथा अन्य तापसह उद्योगों में किया जाता है। मध्य प्रदेश में चीनी मिट्टी का अनुमानित भंडार 172 लाख टन और अग्निसह मिट्टी का 10 करोड़ टन है। मध्य प्रदेश में चीनी मिट्टी का सर्वाधिक भंडार 121 लाख टन जबलपुर जिले में है। जबलपुर क्षेत्र में चीनी मिट्टी का भंडार का उपयोग सिरेमिक तथा रिफैक्ट्री वर्क्स जबलपुर द्वारा चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में किया जाता है। उल्लेखनीय है कि सिरेमिक तथा रिफैक्ट्री वर्कर्स जबलपुर प्रदेश का चीनी मिट्टी की वस्तुएं बनाने का सबसे प्राचीन कारखाना है। मध्य प्रदेश में चीनी मिट्टी और अग्निसह मिट्टी का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कटनी है, जबकि उमरिया जिला दूसरे स्थान पर है। कोयला औद्योगिक क्रांति का मुख्य आधार रहा है। खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के आविर्भाव से इसका महत्व कम हुआ है। पिछले 2 शताब्दी में कोयले का उपयोग के उतार चढ़ाव को हम 3 चरणों में देख सकते हैं। प्रथम चरण में कोयला उद्योगों एवं रेल यातायात के लिए ऊर्जा का साधन बना। द्वितीय चरण में लौह इस्पात उद्योगों में ऊर्जा हेतु कोयले की मांग बढ़ी। तृतीय चरण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोयले का प्रयोग विद्युत स्रोत के रूप में होने से उसकी मांग पुनः बढ़ी। मध्य प्रदेश में कोयला क्षेत्र सोन घाटी और पेंच कान्हन घाटी में स्थित है। पारंपरिक रूप से मध्य प्रदेश में कोयला क्षेत्रों को 2 समूहों में रखते हैं। एक मध्य भारत में कोयला क्षेत्र सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर और उमरिया। 2 सतपुड़ा कोयला क्षेत्र छिंदवाड़ा, बैतूल, नरसिंहपुर, होशंगाबाद। भारतीय भूगर्भिक सर्वेक्षण विभाग के नवीनतम 1 अप्रैल 2013 अनुमान के अनुसार मध्य प्रदेश में कोयले का भंडार 25.06 लाख टन है। यह देश के कुल अनुमानित भंडार 267.21 अरब टन का मात्र 8.38% है। अब इस दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में क्रमशः झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिम बंगाल के बाद 5वां स्थान है। सिंगरौली में कोयले की परत 136 मीटर मोटी है, जो विश्व में दूसरे स्थान पर है। एस्बेस्टस से अधिक ताप सहने की एवं रासायनिक क्रिया से अधिक प्रभावित न होने की क्षमता होती है। एस्बेस्टस एक रेशेदार खनिज है जिसकी अनेक किस्में होती हैं। क्राइसोलाइट, एम्फीबोल किस्म अधिकांशतः आग्नेय शिलाओं तथा जहर मोहरा डोलोमाइट चूने के पत्थर के साथ प्राप्त होती हैं। एस्बेस्टस का उपयोग मुख्य रूपेण सीमेंट उद्योग में, विद्युत उपकरणों में किया जाता है। मध्य प्रदेश में एस्बेस्टस का निक्षेप होशंगाबाद, झाबुआ, नरसिंहपुर, सीहोर और टीकमगढ़ में पाए जाते हैं। बायराइट्स देवास और धार जिले में पाया जाता है। कैल्साइट झाबुआ और खरगोन में पाया जाता है। कुरंद सिंगरौली में पाया जाता है। पाइरोफिलाइट डायस्पोर इस खनिज का उपयोग तापसह और सिरेमिक उद्योग में तथा कीटनाशकों के निर्माण में किया जाता है। उत्खनन छतरपुर, टीकमगढ़, शिवपुरी जिले में किया जाता है।
फेल्सपार खनन जबलपुर जिले में किया जाता है। फ्लोराइट कटनी जिले में खनन किया जाता है। ग्लास सैंड संचय मुरैना, छतरपुर, दतिया, ग्वालियर, झाबुआ, मंडला और रीवा जिले में है। ग्लास सैंड का अनुमानित भंडार 20 करोड़ टन मध्य प्रदेश में है। गेरू फेरिक ऑक्साइड उत्खनन मुख्य रूप से सतना जिले के जैतवारा क्षेत्र में किया जाता है। निक्षेप रीवा, मंडला और शहडोल जिलों में भी है। स्लेट एकमात्र उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। उत्खनन मंदसौर जिले में किया जाता है। रॉक फॉस्फेट नवीनतम खनिजों में मुख्य खनिज रॉक फॉस्फेट का उपयोग उर्वरक उद्योग में किया जाता है। भंडार सागर, छतरपुर, झाबुआ जिलों में है। अनुमानित भंडार मध्य प्रदेश में 1.81 करोड़ टन तथा सकल संपदा 4.94 करोड़ टन है, जिसमें फॉस्फेट की मात्रा 15 से 30% है। मध्य प्रदेश में रॉक फॉस्फेट की सबसे बड़ा उत्पादक जिला झाबुआ है। इसके बाद क्रमशः सागर और छतरपुर का स्थान आता है। शेल उत्पादन रीवा जिले में जेपी सीमेंट कंपनी द्वारा किया जाता है। ग्रेनाइट मध्य प्रदेश में गुलाबी, लाल, राखी रंग के ग्रेनाइट पत्थर बुंदेलखंड क्षेत्र के टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सागर, दतिया और शिवपुरी जिलों में पाया जाता है। छतरपुर जिले के कटेरा और गढ़ी मलहरा क्षेत्र में ग्रेनाइट का खनन मेसर्स फॉर्च्यून स्टोन लिमिटेड द्वारा किया जाता है और इसका निर्यात कोरिया, इंडोनेशिया तथा अन्य पूर्वी एशिया के देशों को किया जाता है। मध्य प्रदेश में ग्रेनाइट के अन्य मुख्य क्षेत्र छतरपुर में हरिद्वार, पन्ना जिले में पिस्ता, बीना, लैलास और बरूली क्षेत्र, सागर जिले में बगरोही और शाहगढ़ क्षेत्र, दतिया जिले में जनकपुर, नरगढ़, मलखानपुर, सिकुआ और बरूनी तथा शिवपुरी जिले में सड़ क्षेत्र हैं। संगमरमर मध्य प्रदेश में संगमरमर की कई आकर्षक किस्में पाई जाती हैं। प्रदेश में इसका संचय कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, हरदा, सीधी और झाबुआ जिलों में है। मध्य प्रदेश से कटनी मार्बल का निर्यात किया जाता है। टंगस्टन का मुख्य खनिज वुल्फ्राम मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिले के अगरगांव नामक स्थान से मिलता है। सील खड़ी टॉल्क या स्टीएटाइट नामक खनिज की एक किस्म है। यह सबसे मुलायम व चिकना होता है। उपयोग चूल्हे, बर्तन, प्याले, कच्ची दालों को कीड़े से बचाने हेतु किया जाता है। मध्य प्रदेश में टॉल्क जबलपुर जिले के भेड़ाघाट, कथोड़, गोवारी, धरवाड़ा और लालपुर तथा झाबुआ जिले से मिलता है। मध्य प्रदेश प्रमुख खनिज एवं उत्पादक जिले। क्रमांक खनिज का नाम, उत्पादक जिले। 1 लौह अयस्क जबलपुर, ग्वालियर, खंडवा, खरगोन, सीधी, नरसिंहपुर एवं झाबुआ। 2 मैंगनीज बालाघाट, झाबुआ, छिंदवाड़ा तथा जबलपुर। 3 बॉक्साइट शहडोल, कटनी, सतना, रीवा, अनूपपुर, सीधी, मंडला, जबलपुर। 4 तांबा बालाघाट, मलासखंड क्षेत्र, कटनी, सलीमनाबाद तथा सागर। 5 चूना पत्थर सतना, रीवा, कटनी, नीमच, दमोह एवं सीधी। 6 डोलोमाइट छिंदवाड़ा, मंडला, झाबुआ, कटनी, जबलपुर, बालाघाट, खरगोन और सीवनी। 7 हीरा पन्ना और हिनोता। 8 चीनी मिट्टी एवं अग्निसह मिट्टी जबलपुर, नरसिंहपुर, ग्वालियर, रायसेन, छिंदवाड़ा, उमरिया।
9 एस्बेस्टस, होशंगाबाद, झाबुआ, नरसिंहपुर, सीहोर, टीकमगढ़। 10 बाइराइट्स, देवास तथा धार। 11 कैल्साइट, झाबुआ, खरगोन। 12 डायस्पोर, पाइरोफिलाइट, छतरपुर, टीकमगढ़ तथा शिवपुरी। 13 फेलस्पार, जबलपुर। 14 कुरंद, सिंगरौली। 15 फ्लोराइट, कटनी। 16 ग्लास सैंड, मुरैना, छतरपुर, दतिया, ग्वालियर, झाबुआ, मंडला एवं रीवा। 17 गेरू, सतना, चैतवार क्षेत्र, रीवा, मंडला, शहडोल। 18 स्लेट, मंदसौर। 19 रॉक फॉस्फेट, सागर, छतरपुर, झाबुआ। 20 शैल, रीवा। 21 ग्रेनाइट पत्थर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सागर, दतिया, शिवपुरी, बालाघाट, सिवनी, बैतूल। 22 संगमरमर, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, हरदा, सीधी, झाबुआ। 23 एंटीमनी, सुरमा, जबलपुर। 24 कोयला, सिंगरौली, शहडोल, छिंदवाड़ा, बैतूल, सीधी। 25 पाइराइट, टीकमगढ़, देवास, धार। 26 अभ्रक स्लेट, बालाघाट, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, मंदसौर। 27 यूरेनियम, शहडोल। 28 टंगस्टन, होशंगाबाद, आगरगांव। 29 कोरंडम, सीधी, भोपाल। 30 सोना, बालाघाट। 31 जिप्सम, शहडोल, मुरैना, सतना। पेज 161 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। 1 मध्य प्रदेश में कौन सा खनिज पाया जाता है? बॉक्साइट। 2 यूरेनियम मध्य प्रदेश में कहाँ मिलता है? सरगुजा, शहडोल। 3 स्लेट पेंसिलें कहाँ बनती हैं? मंदसौर। 4 कौन सा कथन सत्य नहीं है? मध्य प्रदेश में हीरे का उत्पादन हो 4 कौन सा कथन सत्य है? मध्य प्रदेश में हीरे का उत्पादन होता है। 5 सुमेलित कीजिए। हीरा, पन्ना, लौह अयस्क, बस्तर, दुर्ग, बॉक्साइट, सरगुजा, मंडला, सतना, बालाघाट, बिलासपुर। कोयला, सीधी, सरगुजा, बिलासपुर, छिंदवाड़ा, बैतूल। 6 हरसोट जिप्सम किस जिले में पाया जाता है? रीवा। 7 सुमेलित कीजिए। मैग्नीज, बालाघाट, लौह अयस्क, बस्तर, बॉक्साइट, मंडला, कोयला, शहडोल। 8 मध्य प्रदेश में तांबा कहाँ पाया जाता है? मलासखंड, बालाघाट। 9 सुमेलित कीजिए। हीरा, पन्ना, मांडू, धार, चित्रकूट, सतना, गुजरी महल, ग्वालियर। 10 रुपये के मूल्य के अनुसार मध्य प्रदेश में कौन सा खनिज सबसे अधिक होता है? कोयला। 11 मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में हीरों के बड़े भंडार प्राप्त होने का अनुमान है? देवभोग। 12 बेलाडीला लौह अयस्क का अधिकांश उपयोग कहाँ किया जाता है? जापान को निर्यात। 13 मध्य प्रदेश में मैग्नीज का सबसे बड़ा स्रोत कहाँ है? बालाघाट। 14 मध्य प्रदेश के किस जिले में कोयला खनिज के रूप में नहीं मिलता? रीवा। 15 कोल बेड मीथेन पाई जाती है शहडोल में। 16 देश में मध्य प्रदेश निम्न खनिजों का सबसे बड़ा उत्पादक है? कोयला एवं हीरा। 17 सबसे बढ़िया कोककारी कोयला प्राप्त किया जाता है? सिंगरौली से। 18 किस क्षेत्र से टंगस्टन प्राप्त होता है? होशंगाबाद क्षेत्र। 19 संगमरमर की चट्टानों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? जबलपुर। 20 मध्य प्रदेश के किस जिले में बाइराइट खनिज पाया जाता है? टीकमगढ़। मध्य प्रदेश में एस्बेस्टस उत्पादन का प्रमुख जिला कौन सा है? झाबुआ। 22 रिलायंस समूह को मध्य प्रदेश में कोल बेड मीथेन के भंडार कहाँ मिले हैं? सोहागपुर। 23 काफी उच्च श्रेणी का लौह अयस्क दुर्ग और बस्तर के जिलों में पाया जाता है। 24 मध्य प्रदेश में मैग्नीज,
बालाघाट और छिंदवाड़ा में पाया जाता है। 25 पहली राष्ट्रीय खनिज नीति 1993 में लागू की गई। 26 मध्य प्रदेश में मैग्नीज निम्नलिखित में से किन जिलों में पाई जाती है? बालाघाट और छिंदवाड़ा। 27 मध्य प्रदेश में कौन सा क्षेत्र बॉक्साइट, कॉपर और डोलोमाइट के लिए प्रसिद्ध है? बालाघाट। 28 कोल बेड मीथेन शहडोल में पाया जाता है। 29 मध्य प्रदेश में हीरो का खनन कहाँ होता है? पन्ना, मध्य प्रदेश। 30 मलास खंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? तांबा।